हेलो दोस्तों, कहानी कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। आज नीति का विदाई समारोह था। छोटा भाई पार्थ अपने कमरे में बैठा जार जार रो रहा था। सुशील की आंखें भी गीली थीं, पर रचना एकदम शांत संतुष्ट सी दिखाई दे रही थी। वो पार्थ की पीठ को सहलाते हुए उसे सांत्वना दे रही थी। अरे मेरा बहादुर बेटा, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? दीदी की शादी हो गई तो क्या हुआ? इसी शहर में उसका ससुराल है, आती जाती रहेगी। 18 वर्षीय पार्थ छोटे बच्चे सा लिपट गया। माँ, मैं दीदी के बिना कैसे रहूँगा? तभी दामाद संजय ने मुस्कुराते हुए उससे बड़े प्यार से कहा, साले साहब, आप भी हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही रहना। उधर तुम्हारी दीदी पार्थ पार्थ कहकर बिलख रही है और इधर तुम दीदी दीदी कह के रो रहे हो। भाई, हमें तो लग रहा है कि हम खामखा आप दोनों भाई बहन के बीच विलन बन बैठे हैं। संजय की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। विदाई की बेला सहज हो उठी थी। फिर से सभी हंसी मजाक करने लगे, लेकिन मेरा मन आत्मग्लानि से भर उठा था। एक औरत होकर दूसरी औरत की भावनाओं, उसकी अच्छाइयों को जानबूझकर ना समझने का पश्चाताप मुझे काफ़ी समय से साल रहा था। मैं सोच रही थी कि हम औरतें ही औरतों की दुश्मन क्यों बन जाती हैं? क्यों एक दूसरे के प्रति इतनी क्रूर और असंवेदनशील हो उठती हैं? विगत की परछाइयाँ मुझे फिर से घेरने लगी थीं। मेरे देवर के लड़के रचित ने माता पिता के विरोध के बावजूद साधारण परिवार की लड़की रचना से विवाह करने का फैसला किया था। इकलौते बेटे की जिद के आगे देवरानी निशी झुक तो गई थी, परंतु रचना को बहू का सम्मान नहीं दे पाई थी। विवाह के साल भर बाद ही रचना ने फूल सी बच्ची नीति को जन्म दिया था, लेकिन पोता ना होने के मलाल ने देवरानी को नीति से भी मोह नहीं होने दिया। रचना ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो एक सुशील व सुघड़ गृहिणी का कर्तव्य भली भांति निभा रही थी। बच्ची के पालन पोषण के साथ साथ सास ससुर, पति तथा जब तब वहाँ डेरा जमाने वाली अपनी विवाहिता ननद वीना का भी वो पूरा ख्याल रखती थी। अपनी माँ व बहन के रचना व बच्ची के प्रति रूखे व अपमानित व्यवहार से व्यथित रचित अक्सर मेरे यानी अपनी बड़ी माँ के पास आकर जी हल्का करता था। मैं भी उसे सांत्वना देने के सिवाय कर ही क्या सकती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। विवाह के 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि रचित की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रचना पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इकलौते बेटे के गम ने निशी को और भी उग्र बना दिया था। उसका कहना था कि अगर रचित ने रचना से विवाह ना किया होता तो वो इस तरह अकाल मौत ना मरता। अपनी पोती नीति को भी उसने मनहूस की उपाधि दे डाली, जिसने पैदा होते ही अपने पिता को खा लिया। इतने आरोपों के बावजूद रचना ने सास ननद की मनस्थिति समझते हुए सास ससुर की सेवा करके वहीं रहने का दृढ़ निश्चय किया था। लेकिन निशी और वीना ने उसके इस त्याग को भी ज़्यादा धड़पने का षड्यंत्र समझा और उसे जबरन मासूम बच्ची के साथ धक्के मारकर घर से निकाल दिया। रचना के पिता ने दौड़ धूप करके रचित के रिक्त स्थान पर रचना को नौकरी दिलवा दी थी। रचना का पीहर मेरे घर के पास ही था, अतः उसकी खैर खबर मिलती रहती। उस समय मेरे दोनों ब्याहता बेटे मुझसे दूर रहते थे। बड़ा बेटा सुशील व बहू महिमा इंग्लैंड में रहते थे। विवाह के 8 वर्ष होने को आए थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। छोटा बेटा सुनील व छोटी बहू प्रिया बेंगलोर में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। समय निकलता जा रहा था। तभी एक दिन बड़े बेटे ने फ़ोन से बहू के गर्भवती होने की खबर सुनाई। मैंने तुरंत उसे ढेर सारी हिदायतें दे डाली, साथ ही तुरंत बहू को घर भेजने का आदेश दे डाला। 6ठे महीने से बड़ी बहू महिमा मेरे पास आ गई। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा था, सो मैंने रचना को कहलवा दिया कि कभी कभी आकर मेरी मदद कर जाया करे। रचना अपनी 3 साल की बिटिया को लेकर अक्सर मेरे यहाँ आ जाती। महिमा से उसकी अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। उसको जो खाने की इच्छा होती बेझिझक रचना से कहकर बनवा लेती। कुछ समय बाद महिमा ने एक गोल मटोल बेटे को जन्म दिया। बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। ऐसे समय रचना ने मेरी बहुत मदद की। 1 महीने की छुट्टी लेकर सारा घर संभाल लिया था। मेरे दिल से उसके लिए ढेरों आशीष निकलते। अक्सर मैं महिमा और सुशील से रचना की तारीफ करती और इतनी सुघड़ व सुशील बहू की बेकदरी के लिए देवरानी निशी को बुरा भला कहती। 6 महीने का गोल मटोल पार्थ रचना की बेटी नीति के साथ हिल मिल गया था। उसे देखते ही खुशी से किलकारियाँ मारने लगता। तभी महिमा पार्थ को विदेश ले जाने की तैयारियां करने लगी। सारा सामान करीब करीब बन चुका था कि अचानक महिमा को तेज बुखार हो गया और 2 दिन के तेज ज्वर में ही महिमा इस दुनिया को छोड़ गई। सारा घर स्तब्ध रह गया। सुशील उल्टे पांव विदेश से लौट आया। छोटा बेटा भी अपने परिवार सहित पहुंच गया। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटे और पोते को देखकर कलेजा मुंह को आने लगता। विवाह के इतने सालों बाद बेटे को मिली खुशी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। सुशील इतने बड़े सदमे से एकदम गुमसुम सा हो गया था। मेरे पैरों की भी सारी ताकत जैसे किसी ने छीन ली थी। उठना बैठना दुश्वार हो गया था।
छोटे बेटा बहू तो 11वीं के बाद बेंगलोर चले गए। ऐसे में एक बार फिर रचना ने इस घर को सहारा दिया था। रचित का मुझसे अथाह प्रेम था। उसी की वजह से रचना भी मेरी इज्जत करती थी। वरना आज के इस कलयुग में जहाँ सगे रिश्ते नाते साथ छोड़ देते हैं, वहाँ एक पराई लड़की से अपनापन व मान की आशा कैसे कर सकते हैं। दबी जुबान से सभी रिश्तेदार सुशील को दूसरा विवाह करने की सलाह देने लगे। सुशील विदेश में कार्यरत इंजीनियर है। सुनकर ही कुछ रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन सुशील ने किसी भी लड़की को देखने से इनकार कर दिया। वह मन ही मन क्या खिचड़ी पका रहा था, मैं इस बात से बेखबर थी। आखिर एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, बेटा ऐसे कब तक चलेगा? मुन्ने को तो मैं मैरी रखकर किसी की तरह पाल लूँगी, पर तेरे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। इतने दिनों से भरा बैठा सुशील फट पड़ा। अम्मा, आपने ये कैसी बात कह दी? मुन्ना मुझे जान से प्यारा है। इस उम्र में तुम्हें उसे पालने की जिम्मेदारी देकर मैं किसी कुंवारी लड़की से विवाह करके विदेश चला जाऊंगा? आपने मुझे इतना स्वार्थी व असंवेदनशील कैसे समझ लिया? मैं ऐसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुन्ने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। और आप भी अच्छी तरह से जानती हो कि कोई कुंवारी लड़की विवाह की पहली रात को ही माँ का दायित्व संभालना पसंद नहीं करेगी। और जबरन किसी लड़की से ब्याह कर उसके जज्बातों से खेलना और उस पर अपने बच्चे का बोझ लादना नहीं चाहता मैं। इसलिए मैं अगर विवाह करूंगा तो किसी ऐसी विधवा या तलाकशुदा औरत से करूंगा जिसका अपना भी कोई बच्चा हो। मैं जैसे आसमान से नीचे गिर पड़ी थी। क्या कह रहा है? दुनिया में कुंवारी लड़कियों का अकाल पड़ गया है जो तुझे विधवा, वो भी बच्चे वाली औरत से विवाह करना पड़ेगा? अरे जिसके अपना बच्चा होगा वो भला तेरे बच्चे से क्यों प्यार करेगी? तू विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा है और फिर हम बिना दहेज की शादी करेंगे। लाइन लग जाएगी लड़की वालों की। मेरी बात बीच में ही काटते हुए उसने अपना निर्णय सुना दिया था। नहीं माँ, अब मैं विदेश में नहीं, यहीं रहूँगा। महिमा की याद के साथ मुझसे वहाँ नहीं रहा जाएगा। मैं झुंझलाई। ठीक है, तू विदेश न जा, यही नौकरी कर ले, पर विवाह के संबंध में इतनी जल्दबाजी मत कर। पार्थ के लिए मेहरी का इंतजाम कर लिया था, फिर भी छोटे बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। पार्थ 1 साल का हो गया था। रचना अक्सर उसको देखने आ जाती थी। नीति तो रोज़ ही उससे खेलने आती थी। दिन किसी तरह कट रहे थे। एक दिन अचानक देवरानी निशी अपनी बेटी वीना के साथ मुझसे मिलने आई। दोपहर का समय था, घर में कोई नहीं था। निशी ने मुझे सावधान सा करते हुए कहा, जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे कसूरवार समझती हैं और रचना को बेकसूर, लेकिन जिसने असमय ही अपना इकलौता बेटा खो दिया हो उसका दुख आप नहीं समझ सकती। मैं आपको सावधान करने आई हूँ। इस रचना नाम की चिंगारी को अपने घर में आग मत लगाने दो। मेरा तो घर उजड़ गया, अपना तो बचा लो। मैंने हैरानी से उसे देखा तो वो पुनः बोली, आप अब भी नहीं समझी? ये अच्छी बनकर आपके बेटे की गृहस्थी में घुसने की कोशिश कर रही है। मैंने तो अपना बेटा खो दिया, आप तो अपना संभाल कर रखो। निशी की बात समझते ही मैं ठगी सी रह गई। मेरे तन मन में आग सी लग गई। सुंदर सुघड़ व सुशील रचना व उसकी सलीकेदार बेटी नीति मुझे मनहूस नजर आने लगे। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब रचना का समय समय पर मेरा घर संभालना व सेवा करना उसकी योजनाबद्ध चाल सी नजर आने लगी थी मुझे। ओह, कहीं मेरा बेटा उसके चंगुल में न पड़ जाए, कहीं उसे कुछ हो गया तो? हाँ, निशी सही कह रही है, रचित को तो खो चुके, अब कहीं सुशील? सोचकर ही मेरे सारे शरीर में झुर्री पैदा हो गई। निशी तो चली गई, लेकिन मेरे सोचने समझने की शक्ति कुंद कर गई। अब रचना के आने पर मैं घर का या पार्थ का कोई भी कार्य उससे नहीं करवाती, बल्कि उसके आने पर खेलते हुए पार्थ को भी जबरदस्ती सुलाने के बहाने अंदर ले जाती। एक दिन तो मैंने रचना से कह ही दिया, यूँ रोज़ रोज़ तकलीफ मत उठाया करो, जब ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुलवा लूँगी। मेरी बात सुनकर रचना बुझ सी गई थी। उसके बाद वो कुछ दिन नहीं आई। मैं मन ही मन खुश थी कि चलो बला टली। लेकिन एक शाम सुशील के साथ रचना व नीति को आया देख मैं हैरान हो उठी। मेरी चढ़ी भौएं देखकर रचना सहम सी गई, किंतु सुशील इन सब से बेखबर अपनी रौ में बोलता जा रहा था। देखो तो माँ रचना को, एक तो इतने दिनों से आई नहीं, उस पर नीति को भी नहीं भेज रही थी। मैं ज़बरदस्ती पकड़ कर लाया हूँ। क्यों माँ, अच्छा किया ना मैंने? पार्थ भी नीति को कितना याद करता है, अकेला पड़ जाता है इसके बिना। मेरा माथा ठनक गया। देवरानी निशी बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस रचना नाम की जादूगरनी ने मेरे बेटे पर भी अपना जादू चला दिया है। इसकी हिम्मत तो देखो, सुशील का सहारा लेकर मेरे घर में फिर से घुस आई। मुझे चुप देखकर सुशील चिंतित हो उठा। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर रचना की तरफ देखता हुआ अपना तो भरे अधिकार से बोला, भाई खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो, जाओ सबके लिए अदरक वाली चाय बना लाओ। रचना सिर झुकाए रसोई में चली गई। नन्हा पार्थ किलकारियाँ मारता हुआ नीति के साथ खेल रहा था। सुशील मुग्ध भाव से दोनों को खेलते हुए देख रहा था, लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था। रचना द्वारा बनाई गई चाय मुझे जहर के समान लग रही थी। मैंने चाय पीने से मना कर दिया। वह तबीयत ठीक नहीं है कहकर कमरे में चली गई। उस रात सुशील और मेरी खुलकर बात हुई। सुशील रचना से विवाह करना चाहता था। मैंने उसे काफ़ी समझाया, ये भी कहा कि उसकी अपनी लड़की है, वो भला तुम्हारे बच्चे से ममत्व कैसे रख पाएगी।
लेकिन सुशील मेरी बातें सुनकर परेशान व हैरान हो उठा था। माँ, तुम ही तो हर समय रचना की तारीफों के पुल बांधा करती थी। निशी चाची को उनके गलत व्यवहार के लिए सदा दोषी ठहराती रहती थी। फिर अब स्वयं कैसे निशी चाची की तरह सोचने लगी हो? फिर मुझे समझाता मनाता सा बोला, जब पार्थ पैदा हुआ था तब भी रचना ने महिमा तुम्हें व उसे अच्छी तरह से संभाल रखा था। महिमा भी उससे छोटी बहन सा स्नेह रखती थी। अब भी रचना कितनी अच्छी तरह घर व बच्ची को संभाल रही है, साथ ही बैंक में नौकरी भी कर रही है। तुम्हारा व बाबूजी का भी कितना ख्याल रखती है। सुशील के समझाने का मुझ पर विपरीत असर हो रहा था। सुशील जितनी रचना की खूबियाँ गिनवा रहा था, रचना मुझे उतनी ही चालाक व कूटनी लग रही थी। थककर दोनों हाथ सिर से लगा तेरी जैसी मर्जी कहकर मैंने गेंद सुशील के पाले में फेंक दी। एक सादे समारोह में सुशील व रचना का विवाह हो गया। देवरानी निशी की व्यंग्य से बेती निगाहें मैं सहन नहीं कर पा रही थी। इसी बीच मन को कठोर कर मैंने अत्यंत अहम फैसला ले लिया और अपने छोटे बेटे बहू के साथ बेंगलोर में रहने का निर्णय सबको सुना दिया। सुशील ने नन्हे पार्थ का वास्ता देकर मुझे रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन न जाने मैंने कैसे कह दिया, जब उसे एक अच्छी माँ मिल गई है तो मेरी यहाँ क्या ज़रूरत है। सुशील के बाबूजी घर व पार्थ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर मेरी जिद के आगे उनकी एक न चली। वक्त गुजरता गया। सुशील के बाबूजी भी मुझे छोड़कर चले गए। तब रचना व सुशील ने मुझसे साथ चलने को कहा, लेकिन अपने निर्णय पर अडिग मैं छोटे बेटे के पास ही रही। हालांकि छोटी बहू की जुबान कतरनी की तरह चलती थी, पर न जाने मुझ में बर्दाश्त करने की गजब की शक्ति कैसे पैदा हो गई थी। चुपचाप सब सुनती रही। उसके दोनों बच्चे पूर्वी व अक्षत भी हरदम आपस में लड़ते रहते थे। कभी कभी तो मुझे हैरानी होती थी कि सगे बहन भाई भी इतना लड़ झगड़ सकते हैं। नीति की विदाई पर पार्थ को बुक्का फाड़कर रोते देख पूर्वी ने भाई अक्षत से कहा, देख, एक ये भाई है जो बहन से इतना प्यार करता है और एक तू है जो हरदम लड़ने को तैयार रहता है। अक्षय व्यंग्य से मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, अरे बिलौटी, उसकी बहन भी तो कितनी स्नेहिल है, कितना प्यार करती है छोटे भाई से। तेरी जैसी कटकनी बिल्ली थोड़ी है। छोटी बहू चीख चीख कर दोनों से चुप रहने को कह रही थी। मैं सोच रही थी कितना फ़र्क है दोनों बहुओं में। छोटी बहू के बच्चों में आपस में 7 साल का अंतर था। फिर भी अक्षत बड़ी बहन को अपशब्दों से संबोधित करता था, जबकि नीति पार्थ से 4 साल ही बड़ी थी। लेकिन पार्थ उसे दीदी कहकर सम्मान से बुलाता है और नीति भी उससे अत्यधिक स्नेह रखती है। रचना ने दोनों बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। कोई कह नहीं सकता कि दोनों बच्चे एक ही माँ की संतान नहीं हैं। रचना का पार्थ के प्रति प्रेम और सुशील का नीति के प्रति गहरा अपनापन देख मेरी आंखें सजल हो उठी थीं। मेरी सोच कितनी गलत, कितनी दूषित साबित हुई थी कि बच्चे वाली विधवा स्त्री पति के बच्चों को प्यार व स्नेह नहीं दे सकती। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि जिस नारी के अपने बच्चे पिता के प्यार व स्नेह से वंचित होंगे, वो बिन माँ के बच्चों का दर्द और अच्छी तरह समझेगी। एक माँ ही बिन माँ के बच्चे को प्यार व अपनत्व से सरापुर कर सकती है। रचना ने कभी भी नीति और पार्थ में भेदभाव नहीं किया। अच्छा हुआ मैं यहाँ नहीं रही, वरना रचना इतने अच्छे तरीके से बच्चे नहीं पाल पाती, क्योंकि मैं सौतेली माँ के रूप में रचना की छोटी छोटी बातों को शक के दायरे में लाती और घर में हर दम कहा सुनी होती रहती। सुशील ने रचना के सरल स्वभाव को आरंभ में ही समझ लिया था। उसी का परिणाम आज उसका ये हंसता खेलता हुआ परिवार है। परसों से जमी नफरत की परतें आंसुओं के रूप में पिघलकर मेरी दोनों आंखों से बहने लगी थीं। तभी रचना की मधुर आवाज़ ने मरहम सा काम किया। ये क्या माँ जी, पार्थ के संग संग आप भी बच्ची बन गई। मैंने रचना को कस कर गले से लगा लिया कि आंखों से भी इतनी देर से थमी अश्रुधारा प्रवाह तोड़कर बहने लगी थी। हम सास बहू को यूं लिपट कर रोते देख सब इसे नीति की विदाई का दुखी समझ रहे थे, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि ये आंसू हमारे आंतरिक मिलन के थे। ये दृश्य देखकर दूर खड़ा सुशील भी अपने आंसू न रोक सका था। आज 17 वर्षों बाद मैंने उसके निर्णय पर अपनी स्वीकृति की मुहर जो लगा दी थी,